गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स अपवर्तन के बारे में और अपवर्तन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। अपवर्तन क्यों होता है इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। सघन माध्यम के बारे में अध्ययन कर लिया था। विरल माध्यम के बारे में अध्ययन कर लिया था और विभिन्न जो घटनाक्रम अपवर्तन पर आधारित हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में क्या पढ़ेंगे आज हम? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम कितने होते हैं और किस प्रकार से उनकी व्याख्या की जाती है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक बार अपवर्तन के नियम पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम के बारे में जानकारी लेते हैं। इस डायग्राम के बारे में हम पहले भी जानकारी ले चुके हैं। देखो, ये कोई कांच की स्लैब है जिसको एबीसीडी नाम दिया गया है। इस पर ये एक किरण आपतित हो रही है, किरण पीक्यू आपतित हो रही है। किरण पीक्यू आपतित होने के पश्चात ये परावर्तित हो रही है। ये किरण क्या हो रही है? ये जो दर्शाया गया आपको, ये जो किरण है, ये किरण कौन सी है? अपवर्तित किरण। वहां पढ़ते थे अपना परावर्तित किरण। वहां क्या पढ़ते थे? परावर्तित किरण। वहां परावर्तित किरण इसलिए पढ़ते थे क्योंकि परावर्तन के घटनाक्रम में जो परावर्तन की घटना के पश्चात जो किरण निकलती है वो परावर्तित किरण होती है और अपवर्तन के घटनाक्रम में जो प्रकाश की किरण निकलती है अपवर्तन के पश्चात वो प्रकाश किरण क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण के नाम से जानी जाती है। जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है या विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो हमने पढ़ा था कि वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। यह घटनाक्रम क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो किस प्रकार से उसमें विचलन होता है, किस कारण उसमें विचलन होता है, तो मैंने बताया था आपको उसकी चाल या उसके वेग। कुछ बुक्स के अंदर चाल के आधार पर समझाया गया है, कुछ बुक्स में वेग के आधार पर समझाया गया है। तो उसकी चाल या वेग में अंतर आ जाता है, या तो चाल या वेग बढ़ जाता है या चाल या वेग घटे जाता है और इसी के कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, इसमें कोई भी दो पारदर्शी माध्यम होना आवश्यक है। अपवर्तन घटनाक्रम में कोई भी दो पारदर्शी माध्यम होना आवश्यक है क्योंकि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो ही अपवर्तन घटनाक्रम को देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं अपवर्तन के नियमों पर। अपवर्तन के नियमों पर अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। और अपवर्तन का पहला नियम होता है आपतित किरण। अपवर्तन का पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब। ध्यान से सुनना, परावर्तन के घटनाक्रम में हमने यही पढ़ा था, लेकिन वहां आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब था। यानी कि उसमें जो परावर्तित किरण थी उसकी जगह यहां क्या होगा? अपवर्तित किरण होगा। तो मैं फिर से डेफिनेशन बोलता हूं। अपवर्तन का पहला नियम क्या है? अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह अपवर्तन का पहला नियम है। मैं लिखकर बताता हूं आपको। आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। इसे अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। हम बात करते हैं अपवर्तन के दूसरे नियम की। किसकी बात करते हैं? अपवर्तन के दूसरे नियम की। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? देखो, अपवर्तन का दूसरा नियम यह कहता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए, यानी कि एक निश्चित रंग का प्रकाश है
और प्रकाश के किसी दो माध्यमों में कार्य कर रहे हैं, दो माध्यमों में कार्य कर रहे हैं, दो माध्यम जैसे वायु माध्यम और कांच माध्यम है। निश्चित युग्म की बात करें, कहीं पर भी वायु माध्यम या कांच माध्यम कहीं भी किसी भी स्थिति में है, यानी कि एक निश्चित युग्म है अपने हमारे पास में माध्यमों का, वायु माध्यम एक माध्यम और दूसरा माध्यम कांच माध्यम है, और प्रकाश एक किसी निश्चित रंग का प्रकाश है। तो ऐसे माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, क्या बोल रहे हैं शब्द, क्या बोल रहे हैं हम, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण क्या है यहां पर, आई, और अपवर्तन कोण क्या है, आर। आपतन कोण क्या है, आई। आपतन कोण किसे बोल रहे हैं हम, आपतित किरण का अभिलंब के साथ, आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, और डायग्राम में इसे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया गया है। अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है, और डायग्राम में इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो सेकंड लॉ क्या बोल रहे हैं, अपवर्तन का सेकंड नियम क्या बोल रहे हैं हम, कि निश्चित प्रकाश के लिए, निश्चित प्रकाश के लिए और निश्चित माध्यमों के किसी युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, एक नया शब्द आ रहा है यहां पर, एक नया शब्द आ रहा है यहां पर, ज्या। क्या आ रहा है, ज्या। तो यह काम लिया जा रहा है साइन के लिए, किसके लिए काम में लिया जा रहा है, साइन के लिए काम में लिया जा रहा है। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक क्या होता है, बराबर स्थिरांक होता है, बराबर क्या होता है, स्थिरांक होता है। यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। यही क्या है, यही क्या है, अपवर्तन का दूसरा नियम है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अच्छे से सुनना, कि एक निश्चित प्रकाश के लिए, एक प्रकाश किरण है जिसका एक निश्चित रंग है, एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए कोई निश्चित दो माध्यमों का युग्म है, और कोई दो माध्यमों का निश्चित युग्म है, तो उसके लिए आपतन कोण की ज्या का अपवर्तन कोण की ज्या के साथ अनुपात का एक मान क्या होता है, स्थिर होता है। मान क्या होता है, स्थिर होता है। दोनों का मान क्या होगा, स्थिरांक होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे पास में पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है, पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है, तो उसके लिए हमारे पास में आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण है, इन दोनों का अनुपात एक निश्चित मान के रूप में होगा। दोनों का अनुपात क्या होगा, एक निश्चित मान के रूप में। हम कभी भी मापेंगे तो वो दोनों के युग्म के लिए जो अनुपात निकल करके आएगा वो निश्चित अनुपात निकल करके आएगा। और यदि वायु या कांच के लिए, वायु या पानी के लिए बात करें, यदि पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम पानी है, उनके लिए हम अनुपात ज्ञात करें, वो निश्चित, उसके लिए भी आवश्यक है कि प्रकाश का रंग क्या हो, एक निश्चित प्रकाश हो, निश्चित रंग का प्रकाश हो। ऐसी स्थिति में वायु और पानी माध्यम के लिए हम निश्चित युग्म के लिए बात करें तो उनके लिए भी जो मान निकल करके आएगा वो दोनों के अनुपात का मान क्या होगा, स्थिरांक होगा। दोनों के अनुपात का मान क्या होगा, स्थिरांक होगा। यहां जो बोल रहे हैं आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या को बोलते हैं साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या को बोलते हैं साइन आर। बराबर क्या होगा, स्थिरांक, बराबर क्या होगा, स्थिरांक। इसे हम नियतांक के नाम से भी जानते हैं, स्थिरांक बोल सकते हैं। स्थिरांक का मतलब स्थिर अंक, और नियतांक का मतलब एक नियत अंक। बात एक ही है, कुछ बुक्स में स्थिरांक दे देते हैं, कुछ बुक्स में नियतांक दे देते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम समझता हूं आपके समझ में आया होगा। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या, यानी कि दूसरा नियम क्या बोला हमने कि एक निश्चित प्रकाश के रंग, एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए दो निश्चित युग्म, दो क्या हो, निश्चित युग्मों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। यानी कि जैसे हमने बता दिया कि पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है,
तो विभिन्न परिस्थितियों में इनका मान क्या आएगा, स्थिर आएगा। ज्या का मैंने बताया साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर है स्थिरांक। ये क्या था, दूसरा नियम। ये क्या था, दूसरा नियम। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, यानी कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं भाई, स्नेल का नियम कहते हैं अपवर्तन के दूसरे नियम को। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। डायरेक्ट हमसे पूछता है तो स्नेल का नियम क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक, या बोल सकते हैं आपतन कोण की ज्या बटा अपवर्तन कोण की ज्या बराबर स्थिरांक। इसे अपवर्तन का दूसरा नियम या स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। अब देखो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके आगे हमारे पास में, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है अपवर्तनांक। क्या आएगा नेक्स्ट टॉपिक के आगे, अपवर्तनांक। और देखो अपवर्तनांक इसी से निकल कर के आएगा, ये जो स्थिरांक मान बोल रहे हैं हम, ये जो मान बोल रहे हैं हम, जिसको हम स्थिरांक के रूप में बोल रहे हैं, जिसको हम स्थिरांक के रूप में बोल रहे हैं, यह अपने आप में अपवर्तनांक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपवर्तनांक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी से अपवर्तनांक निकल करके आ रहा है। क्या निकल करके आ रहा है अपवर्तनांक, यानी कि यहाँ ये बताना चाह रहा है ये कि ये साइन आई, ये पहला माध्यम, ये क्या है पहला माध्यम, और ये क्या है दूसरा माध्यम। ये क्या हो गया साइन आई, यानी कि आपतन कोण पहले माध्यम के लिए वायु माध्यम के लिए, और अपवर्तन कोण का मान किसके लिए, दूसरे माध्यम यानी कि काच माध्यम के लिए है। तो ये दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या है, अपवर्तनांक है। ये स्थिति जो हमारे पास में स्नेल के नियम के नाम से जानी गई है या दूसरे नियम के नाम से जानी गई है, इससे एक और हमारे पास में मान निकल कर आएगा जिसे हम अपवर्तनांक बोलेंगे। और अपवर्तनांक इसी चीज को दर्शाएगा कि कितना वेग कम या अधिक हो रहा है, विभिन्न माध्यमों में कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है और कितना विक्षेप हो रहा है। इस चीज को दर्शाने के लिए जो हम इकाई काम में ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक इसी से निकल करके आ रहा है, यानी कि पहले माध्यम में जो आपतन कोण है इसका मान कितना है, इसका मान कितना है। दूसरा हमने लिया अपवर्तन कोण, दूसरे के लिए हमने अपवर्तन कोण। जब आपतन कोण पहले माध्यम के लिए, ये वायु माध्यम में बन रहा है, आपतन कोण किसमें बन रहे हैं, वायु माध्यम जो हमारे पास में पहला माध्यम है। और दूसरा अपवर्तन कोण साइन आर, ये किसके लिए बन रहा है, दूसरे माध्यम के लिए, यानी कि काच माध्यम के लिए बन रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में इसको अपवर्तनांक के रूप में हम देखें तो किस रूप में जानेंगे कि ये जो पहला माध्यम है इसके सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का सूत्र है। यानी कि वायु के लिए एक तरह से देखें, अगर पहला माध्यम वायु और दूसरा कांच है तो वायु माध्यम के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का सूत्र क्या आ रहा है, साइन आई बटे साइन आर। इसे स्पष्ट रूप से हम देखते हैं। हाँ तो बच्चों हम अपवर्तनांक के बारे में जान रहे हैं। अब किसके बारे में जान रहे हैं, हम अपवर्तनांक के बारे में। अभी हमने दूसरा नियम पढ़ा था स्नेल का नियम। स्नेल का नियम पढ़ा था हमने, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। ये हमने अपवर्तन का दूसरा नियम या स्नेल का नियम पढ़ा है। अपवर्तन का दूसरा नियम या स्नेल का नियम पढ़ा है। इसमें डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, निश्चित माध्यमों को युग्म के लिए, यानी कि निश्चित माध्यमों का युग्म वायु या कांच हो सकते हैं, वायु या पानी हो सकता है। कोई भी माध्यमों, दो माध्यमों का युग्म है लेकिन वो निश्चित है। कोई भी माध्यमों का युग्म जो क्या है, निश्चित है। तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, जिसे हम साइन आई बोल रहे हैं, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, जिसे हम साइन आर के रूप में जान रहे हैं, दोनों का मान क्या होता है, एक दोनों का मान या दोनों का अनुपात क्या होता है, एक निश्चित मान या निश्चित अनुपात होता है जिसे हम स्थिरांक बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक समझने के बाद में इसी से निकल करके आते हैं, यहां तक की डेफिनेशन तो अपवर्तनांक के लिए सेम हो गई कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, दोनों का मान क्या होता है, एक निश्चित अनुपात के रूप में होता है, एक स्थिरांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष
जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आई बात समझ में? यानी कि जो साइन आई और साइन आर बराबर स्थिरांक होता है, इसे ही हम बोल रहे हैं ये कोई पहले माध्यम है, ये कोई दूसरा माध्यम है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। यानी कि कोई एक माध्यम वायु माध्यम है, दूसरा माध्यम काच माध्यम है, दो माध्यमों का युग्म है, वो कोई भी माध्यम हो सकते हैं। उनके लिए हर परिस्थिति में यदि प्रकाश का रंग निश्चित है, तो ऐसी स्थिति में माध्यमों के निश्चित युग्म के लिए यह अनुपात जो निकल करके आएगा वो भी स्थिरांक आएगा, निश्चित मान आएगा, और उसी को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के नाम से हम जानते हैं। इसी को दर्शाते समय यही दर्शा देंगे हम। ऐसे कैसे दर्शा देंगे? जैसे साइन आई बटा साइन आर है, तो इसको क्या दर्शा देंगे? माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल, ये बराबर क्या हो जाएगा? म्यू। क्या हो जाएगा? ये म्यू। देखो ये बता दर्शाता है अपवर्तनांक को। ये किसको दर्शा रहे हैं अपन? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किससे दर्शा रहे हैं हम? म्यू से दर्शा रहे हैं। इसको बोलते हैं म्यू। किस नाम से जान रहे हैं हम इसको? म्यू के नाम से जान रहे हैं। देखो माध्यम ये हमारे पास में वायु माध्यम था, जिससे माध्यम फर्स्ट क्या था हमारे पास में? वायु माध्यम था। और माध्यम सेकंड क्या था हमारे पास में? माध्यम सेकंड क्या था? काच माध्यम था। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, इन दोनों का अनुपात करें तो वो क्या निकल करके आएगा? अपवर्तनांक। क्या निकल करके आएगा? अपवर्तनांक। यह थोड़ी सी बात समझने वाली बात हमारे पास में, कुछ बुक्स में चाल दिया गया है, जबकि कुछ बुक्स में क्या दिया गया है? वेग। तो इससे मिसगाइड होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ में चाल दिया गया है और कुछ होगा किसके आधार पर समझाया गया है? वेग के आधार पर समझाया गया है। तो अपवर्तनांक क्या हो गया? जैसे हमको बोला कि माध्यम फर्स्ट जैसे वायु है और माध्यम सेकंड के कांच है, तो यहां लिखते समय क्या लिखेंगे हम कि जैसे वायु के लिए तो अपवर्तनांक के हम प्रकार पढ़ेंगे। देखो इसके लिए माध्यम फर्स्ट जैसे कांच माध्यम फर्स्ट जैसे जल माध्यम है, दूसरा माध्यम कांच माध्यम है, तो हम बोल देंगे जल माध्यम में प्रकाश की चाल बटा कांच माध्यम में प्रकाश की चाल। तो दोनों माध्यमों के लिए जो अनुपात निकल कर गया हमारे पास में, वो निश्चित अनुपात क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक कहलाएगा। इसमें हम देखते हैं कि जैसे माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग, जो आरबीएससी की बुक इस समय चल रही है उसमें वेग को इन्वॉल्व किया गया है, और जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें चाल के आधार पर समझाया गया है। तो देखो इसमें माध्यम फर्स्ट में प्रकाश का चाल या वेग को हम दर्शाते हैं V1 से, और माध्यम सेकंड किससे दर्शाते हैं? V2 से। तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास में? म्यू बराबर V1 बटा V2। V1 बटा V2, ये किसका सूत्र हो गया? अपवर्तनांक का। किसका सूत्र हो गया? अपवर्तनांक का। कि कोई भी माध्यम है, कोई भी माध्यम है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग का मान क्या है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग का मान क्या है, उन दोनों का अनुपात जो निकल करके आएगा वो क्या कहलाएगा? उसका अपवर्तनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक कहलाएगा। यह थोड़ी सी समझने वाली बात हो रही है, इसी से निकालते हैं अपन। देखो क्या निकल करके आएगी बात दूसरी हमारे पास में। अपवर्तनांक में अपवर्तनांक भी दो प्रकार के होते हैं। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होंगे?
अपवर्तनांक दो प्रकार के होंगे और वो इसी से निकल करके आएंगे। अपवर्तनांक दो प्रकार के होंगे। नंबर एक अपवर्तनांक होगा हमारे पास में, नंबर एक होगा हमारे पास में निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और नंबर दो होगा सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं और सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। देखो हमारे पास में हमने पढ़ा है कि अपवर्तनांक बराबर क्या है, माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल या वेग अनुपात माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल या वेग। यदि ये माध्यम फर्स्ट है, यदि ये माध्यम फर्स्ट है, यह वायु या निर्वात है, यह क्या है, वायु या निर्वात है। दूसरा माध्यम कोई भी हो सकता है, दूसरा माध्यम कोई भी हो सकते हैं। दूसरा माध्यम कांच माध्यम हो सकते हैं, दूसरा माध्यम जल माध्यम हो सकते हैं, या अन्य कोई पारदर्शी माध्यम हो सकता है। लेकिन माध्यम फर्स्ट जिसकी बात करें हम, वो वायु या निर्वात है, वो क्या है, वायु या निर्वात है। तो ऐसी स्थिति में इस अपवर्तनांक को किस नाम से जानेंगे हम, निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जानेंगे। देखो कैसे सूत्र हो जाएगा, यानी किसको बोल रहे हैं हम, निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक मिनट में बताता इसको, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल मैंने बताया था वेग भी हो सकता है, जो आरबीएससी की बुक्स बताती है, बटा माध्यम में प्रकाश की चाल या क्या बोलेंगे, वेग। चाल या क्या बोलेंगे, वेग। यानी कि यहां जो पहला माध्यम है वो तो वायु या निर्वात हो और उसका अनुपात किसके साथ में हो, माध्यम में। माध्यम मतलब कोई भी माध्यम, वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई सा माध्यम हो सकता है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग क्या है, तो इस प्रकार से यदि वायु के साथ में, यदि वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का हम अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं वो उसका मान होता है ऊपर, उसका मान क्या होता है, ऊपर। यदि वायु के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, ठीक है, या अन्य किसी माध्यम के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोल रहे हैं उसकी चाल या वेग का मान कहां होता है, ऊपर होता है। जिसका ज्ञात कर रहे हैं उसका कहां होता है, नीचे होता है। तो जैसे वायु या निर्वात के सापेक्ष कोई से माध्यम का है, जैसे कांच का ज्ञात कर रहे हैं, जल का ज्ञात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो अपवर्तनांक होगा वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है किसी भी माध्यम का, तो ऐसी स्थिति में वह अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमको बोलते सिंपल सा, जैसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि साहब कैसे, हमारे समझ में नहीं आया कैसे। देखो हमको क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वायु में प्रकाश की चाल कोई भी दे दिया कि वायु में प्रकाश की चाल ये है, और दे दिया कांच में प्रकाश की चाल ये है, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमने वायु में प्रकाश की चाल दे रखी उस मान को ऊपर रख दिया, और कांच में प्रकाश की चाल दे रखी उस मान को नीचे रख दिया, ठीक है। तो जो भी अपवर्तनांक निकल करके आया वो अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि पहला माध्यम वायु बता दिया या पहला माध्यम निर्वात बता देता तो मान तो अपवर्तनांक का ही निकलता, लेकिन वो अपवर्तनांक एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। वो किस नाम जाना जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। वैसे दूसरा आता है सापेक्ष अपवर्तनांक, ये पहला, और दूसरा क्या आता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष
अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, ये तो निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ा था, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? सापेक्ष अपवर्तनांक वही सिंपल वे में जो हम पढ़ रहे थे। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो गया? जो हम सिंपल तरीके से पढ़ रहे थे। सिंपल तरीके से क्या पढ़ा हमने कि कोई भी माध्यम फर्स्ट है, कोई भी क्या था? माध्यम फर्स्ट था। माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल या वेग और माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल या वेग, जो सिंपल वे में हम पढ़ते आ रहे हैं। जो हमने सिंपल वे में पढ़ा कि माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल, माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल या वेग और माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल या वेग। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो माध्यम फर्स्ट होगा वो माध्यम फर्स्ट वायु या निर्वात नहीं होगा, वायु या निर्वात नहीं होगा। यानी कोई भी माध्यम है, ये इसी प्रकार से सेम लिख देंगे अपन, सेम इसी प्रकार से लिख देंगे कि माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल या वेग और माध्यम अनुपात माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल या वेग। ठीक है। यहां एक बात और आपको मैं बता दूं थोड़ा सा समझने में, कि यहां जो पहले बात की थी हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक की, या वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग को सी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? सी से दर्शाया जाता है। हम सी से दर्शाएंगे और बटा माध्यम में v, वो कोई सा माध्यम हो सकता है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा इस स्थिति में हमारे पास में c बटा v। यानी कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। और माध्यम कोई सा भी उसमें तो किससे करते हैं? हम पहले कर रहे थे, किससे कर रहे थे? हम v से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सिंपल सूत्र क्या मिलेगा बुक्स में आपको? म्यू बराबर c बटा v, म्यू बराबर c बटा v, ये आरबीएस से मिलेगा। अगर आप उसमें देखेंगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में म्यू की जगह आपको एन लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसमें कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको ध्यान रखना है अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए सूत्र क्या हुआ? म्यू बराबर c बटा v। ये c किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया? वायु निर्वात प्रकाश की चाल को। दूसरा आ रहे हैं हम सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या बात कर रहे हैं हम? सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में सिर्फ इतना सा अंतर है कि इसके लिए लिख रहे हैं हम माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल या वेग और माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल या वेग। तो एक नोटेट करने की बात क्या है? नोट करने की बात क्या है हमारे पास में? नोट करने की बात यह है कि इस स्थिति में माध्यम फर्स्ट वायु या निर्वात नहीं होगा, वायु या निर्वात नहीं होगा। और यहां क्या होगा? यहां नोटेट करने वाली बात है माध्यम फर्स्ट वायु या निर्वात होगा, वायु या निर्वात होगा। सिर्फ इतना सा अंतर आ रहा है दोनों में। अपवर्तनांक तो हमने स्नेल के नियम से ही निकाल लिया था। स्नेल का नियम आ रहा था साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक, और वो भी यही बता रहा था हमको कि एक निश्चित रंग का प्रकाश है और निश्चित रंग के प्रकाश के लिए एक निश्चित माध्यमों का कोई युग्म है। तो ऐसी स्थिति में साइन आई बटा साइन आर का मान स्थिरांक होता है। वहां वो ये बात डायरेक्ट हमको नहीं बताया था कि साइन आई पहले माध्यम के लिए काम ले रहे हैं और साइन आर दूसरे माध्यम के लिए काम ले रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जिधर से आपतित किरण आ रही है वो हमारा पहला माध्यम हो गया, और किरण आकर के जब अपवर्तित हो गई तो वो माध्यम हमारा दूसरा माध्यम हो गया। वहां भी एक तरह से देखें हम तो इनडायरेक्ट रूप से यही बताया जा रहा था कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अनुपात हम निकाल रहे थे, और उसी बात को यहां हमने रिप्रेजेंट किया कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, यानी कि कोई भी प्रथम माध्यम है उसका दूसरे माध्यम के सापेक्ष एक निश्चित अनुपात प्राप्त हो रहा है, और वो निश्चित अनुपात क्या है? अपवर्तनांक है। उसके लिए दिया हमने कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है और उसका अनुपात दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग क्या है। इसके साथ में हम अनुपात निकालते हैं तो दो निश्चित युग्म हैं, यानी कि वायु और कांच है। वायु और कांच के लिए जैसे एक बार हमने ये मान निकाल लिया तो फिर हमेशा के लिए वो निश्चित मान ही निकल करके आएगा। पहला माध्यम जैसे वायु माध्यम है
और दूसरा माध्यम हमारे पास में कांच माध्यम है। दोनों माध्यमों प्रकाश की चाल का अनुपात हमने ज्ञात कर लिया, तो वो एक निश्चित युग्म हो गया वायु और कांच के लिए। तो वायु और कांच के लिए जब भी हम ज्ञात करेंगे वो मान निश्चित मान ही निकल करके आएगा, और वो निश्चित मान ही क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक के नाम से जाना जाएगा। अपवर्तनांक के नाम से जाना जाएगा। अब हमने बताया कि अपवर्तनांक को यह किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू से दर्शा रहे हैं। और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग को किससे दर्शाते हैं, वी से। माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग को किससे दर्शाते हैं, वी से दर्शाते हैं। यदि पहले माध्यम की बात करते हैं तो उसको V1 बोल देते हैं, और दूसरे माध्यम की बात करते हैं तो उसको V2 के नाम से जाना जाता है। यहां हमने दर्शा दिया कि माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल या वेग को V1 से दर्शा दिया, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल या वेग को V2 से दर्शा दिया। तो सूत्र क्या निकल करके आ गया हमारे पास में, म्यू बराबर V1 बटा V2। ये किसका सूत्र आ गया, अपवर्तनांक का सूत्र आ गया। या इसके बाद में वायु या निर्वात माध्यम के आधार पर पहला माध्यम वायु या निर्वात है या नहीं है, इस आधार पर अपवर्तनांक को हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि यदि माध्यम फर्स्ट यानी कि माध्यम प्रथम यदि वायु या निर्वात है, तो ऐसी स्थिति में जो अब वो अपवर्तनांक होगा क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। और यदि माध्यम फर्स्ट वायु या निर्वात को छोड़ करके अन्य कोई भी है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। अनेक बार देखो मैं आपको बता देता हूं, ये चीजें सारी समझ में आ गई हमारी। अनेक बार यहां पर म्यू के साथ में या म्यू के साथ में इस तरह से 2 और 1 लिखा हुआ मिलता है, या म्यू के साथ में हमको 1 और 2 लिखा हुआ मिलता है। इनके बारे में बात करें हम तो साहब ये 2 और 1 क्या होता है, ये 2 और 1 क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं। ये माध्यमों के लिए होता है, ये पहले और दूसरे माध्यम को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहे हैं, पहले और दूसरे माध्यम। ये म्यू 21 नहीं है, बुक्स में देखने को मिलता है हमको कि 2 1 लिखा हुआ मिलता है, 1 और 2 लिखा हुआ मिलता है। इसका भी प्राय क्या मैंने बताया आपको कि ये दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष या पहले का दूसरे के सापेक्ष, इस नाम से। कई बार आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जैसे म्यू WG, म्यू क्या लिखा हुआ मिलेगा, WG। तो ये W तो दर्शाता है वाटर को, और G किसको दर्शा रहे हैं, वायु को दर्शा रहे हैं। ठीक है, कि ग्लास को, सॉरी किसको दर्शा रहे हैं, ग्लास को दर्शा रहे हैं। वायु के लिए तो जैसे एयर आ जाएगा। तो म्यू के साथ में W और G लिखा हुआ है, तो ये क्या संकेत दे रहे हैं, ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये ग्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, A और G लिखा है, एयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने बताया भी आपको कि 2 और 1 लिखा हुआ है, तो माध्यम दूसरे का अपवर्तनांक हम ज्ञात कर रहे हैं किसके सापेक्ष, माध्यम पहले के सापेक्ष। 1 और 2 लिखा हुआ तो पहले का ज्ञात कर रहे हैं किसके सापेक्ष, दूसरे सापेक्ष। W और G लिखा हुआ तो वाटर का ग्लास के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं। तो ये आदि माध्यम को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 है, 2 है, W है, G है, A है। A को दर्शाया नहीं जाता है, एयर को दर्शाया नहीं जाता है। एयर को न दर्शा करके केवल दूसरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखो, और एयर के निरपेक्ष अपवर्तनांक है, जैसे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है, वायु निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो जैसे हम पहले माध्यम और दूसरे माध्यम की बात करें, तो ऐसी स्थिति में साहब म्यू के साथ में क्या दर्शाया जाएगा, म्यू के साथ में क्या दर्शाया जाएगा, तो म्यू के साथ में जैसे दूसरा माध्यम है, या माध्यम पहला तो क्या हो गया, वायु या निर्वात हो गया, वायु या निर्वात हो गया। दूसरा माध्यम जैसे पानी है, दूसरा माध्यम क्या है, पानी है। तो यहां पर जैसे 1 और 2 दर्शा रहे थे पर 2 माध्यम के लिए, पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के लिए। यहां पर पहले माध्यम के लिए कुछ भी नहीं दर्शाएंगे, और दूसरा माध्यम वाटर है तो केवल W लिख देंगे। क्या लिख देंगे, केवल W, क्योंकि पहला माध्यम क्या था, वायु या निर्वात था, इसलिए उसके लिए कोई किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। केवल हमने दूसरे माध्यम के लिए दर्शा दिया, म्यू W बराबर जो भी अपने पास में यही हो जाएगा। पहला माध्यम वायु निर्वात होगा और दूसरा क्या होगा, जल होगा। ठीक है, एग्जाम में बात करें आंकिक प्रश्न की, तो आंकिक प्रश्न किस प्रकार से आ रहा है हमारे पास में,
किसी भी हमको कोई माध्यम दे दिया कि पहला माध्यम वायु, पहला माध्यम जैसे कोई भी माध्यम है, जल माध्यम है, उसमें प्रकाश की चाल ये है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ये है, और किसके सापेक्ष ज्ञात करवा रहा है, किसके सापेक्ष का ज्ञात कर रहा है। यानी कि दो माध्यम दिए गए हमको, कोई भी, वो पहला दूसरा माध्यम वायु कांच है, या हमारे पास में जल या कांच है, या हमारे पास में वायु और जल है, कोई से भी दो माध्यम है, दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल हमको दे दिया, और आप हमको ज्ञात करवा रहे हैं किसी भी माध्यम का, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करवा रहा है हमको, उस माध्यम के प्रकाश की चाल या वेग को हम नीचे की ओर रखेंगे, और जिसके सापेक्ष ज्ञात करवा रहे हैं उसके चाल या वेग को ऊपर की ओर रखा जाता है। यानी कि जिसके सापेक्ष, जिसका पूछ रहा है, तो जिसके सापेक्ष पूछ रहे हैं उसकी चाल या वेग को ऊपर की ओर रखा जाता है, और जिसका पूछ रहे हैं उसकी चाल या वेग को नीचे की ओर रखा जाता है सूत्र में लिखते समय। लेकिन ध्यान रहे, मैं ये बात बोल रहा हूं आपको केवल चाल और वेग के लिए। किसके लिए बोल रहा हूं? चाल और वेग के लिए। यदि पहले से वो अपवर्तनांक दे रखा है, यदि पहले से क्या दे रखा है, वो अपवर्तनांक दे रखे हैं, तो अपवर्तनांक वाली स्थिति में ये उल्टा हो जाता है। अपवर्तनांक वाली स्थिति में क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। पहले तो केवल चाल या वेग के आधार पर ही आपको ध्यान देना है। ये तो अगले वीडियो में अपन लेकर के आएंगे, क्वेश्चन के साथ में आएंगे अगले वीडियो में। पहले तो मैं आपको बात बताऊं, तो पहले सूत्र की जैसे बात करें कि साहब हमको किसी का अपवर्तनांक ज्ञात करवा रहे हैं और चाल या वेग दे रखा है दो माध्यमों का, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करें। तो सूत्र आपके सामने दोनों तीनों सूत्र हमने बता दिए हैं। दोनों तीनों सूत्रों का एक सार बता देते हैं। सीधा साधा सार क्या बता रहा हूं मैं आपको, कि हमको कुछ भी कोई भी मान दे दिया कि वायु में प्रकाश की चाल या वेग दे दिया, कोई वायु में प्रकाश की चाल या वेग दे दिया हमको, कोई भी निश्चित मान दे दिया हमको, ठीक है। उसके बाद में हमको किसका मान दे दिया, पानी में प्रकाश की चाल या वेग ये है, और हमको ज्ञात करवा लिया कि जैसे पानी में प्रकाश, वायु के सापेक्ष पानी में प्रकाश की चाल बताइए और पानी में प्रकाश का अपवर्तनांक बताइए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, वायु के सापेक्ष पूछ रहा है। किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं, वायु के सापेक्ष। इसका मतलब वायु में प्रकाश की चाल या वेग जो भी है उस मान को हम ऊपर रखेंगे और पानी वाले को नीचे रखेंगे। इससे क्या आ जाएगा, पानी में अपवर्तनांक का मान ज्ञात हो जाएगा, पानी में अपवर्तनांक का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, वैसे ध्यान रखने वाली। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि यदि हम बात करें एक निश्चित मान की, निर्वात में प्रकाश की चाल की, तो कितना मान होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये निश्चित मान होता है, ये निश्चित मान होता है। और ये ध्यान इसलिए रखना है हमको क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में अधिकतम निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग का मान दे भी दिया और नहीं भी देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये मान करके ये मान हमको रखना है। इंपॉर्टेंट मान है, छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिशनों में भी अधिकतम ये पूछा जाता है, ठीक है। आज का लेसन इतना ही। हमने आज अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा, अपवर्तनांक के टाइप्स के बारे में पढ़ा। इन सब के बारे में आपको अध्ययन करना है, आपके पास पीडीएफ उसमें से आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट में आएंगे हम इसके क्वेश्चंस करके देखेंगे कि वास्तव में किस प्रकार से इनके अपवर्तनांक के मान निकाले जाते हैं।